नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज 5 जून है और 5 जून के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देना है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया है? तो देखिए, अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए, अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। और आपको बता दूं, भारत और हिंदी के प्रति अनिरुद्ध जगन्नाथ का जो लगाव है बहुत ही खास था। और आपको बता दूं, जो आपके अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, इनको प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से भी जो है नवाजा गया था। ठीक है, तो ये सबसे खास बात, अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है इनको प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। और जो आपके अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, इनका जन्म हुआ था 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में। देखिए, ये एक भारतीय मूल के हैं, इनकी मतलब जो पूर्वज थे ये भारतीय थे। ठीक है, और जो आपके अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, ये वर्ष 2003 से 2012 तक जो आपका मॉरिशस देश है वहाँ के ये राष्ट्रपति रह चुके थे, और ये इससे पहले वहाँ के प्रधानमंत्री भी थे। तो ये डिटेल है अनिरुद्ध जगन्नाथ के बारे में। ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो चुका है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ अग्रेशन जो है ये किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए, जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन है, ये 4 जून को मनाया गया है। देखिए, 19 अगस्त 1982 की बात है। 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ितों की याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाने का फैसला किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो देखिए, इसका उद्घाटन किया भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और देखिए, जो आपका ये इंडस बेस्ड मेगा पोर्ट बनाया जाएगा, इसकी डिटेल्स क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। देखिए, ये जो आपका इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है, ये लगभग 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा। और इस पार्क में निर्मित जो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, तो इसके लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा। और छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। देखिए, फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, किसान जो है, हमारे किसान भाई बहुत सारी ऐसी सब्जियां उगाते हैं जो 3 से 4 दिन में तोड़ने रखने के बाद जो है खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिनका प्रोसेसिंग किया जाता है, जैसे मिल्क हो गया। देखिए, दूध का जो है प्रोसेसिंग करके उसको ऐसे रख कर दिया जाता है कि वो 3-3 महीने तक पड़ा रहता है। तो ऐसे इसी को मतलब फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। उसमें कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, कुछ मतलब उसमें जो भी है एक निश्चित प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसके बाद कोई भी सब्जी हो, फल हो, या फिर मीट हो या मांस हो या मछली हो, ये इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क। और देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। चौथा प्रश्न है कि 2 जून से 4 जून 2021 के बीच में आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो रेट को कितना रखा गया है? देखिए, आरबीआई का जो ये मौद्रिक नीति का बैठक होता है हर महीने, तो उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे तय किए जाते हैं। लेकिन आपको एक खास बात मैं बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में काम आएगा। देखिए, जून 2021 की जो अभी हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई, इसमें लगातार 6वीं बार जो आपका प्रमुख उधार दर था, ठीक है, तो इनको जो है अपरिवर्तित रखा गया है। यानी कि लगातार 6वीं बार ये सारे दर जो है बदले नहीं हैं। और इसको याद रखिएगा, मतलब पिछले 6 महीने से ये दर बिल्कुल वही की वही है। तो रेपो रेट वर्तमान में कितना है? पिछले 6 बार से 4%, रिवर्स रेपो 3.35%, एमएसएफ 4.25%, बैंक रेट यानी कि बैंक दर 4.25%, सीआरआर 4%, एसएलआर 18%। ठीक है, ये दरें आपको पता होनी चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, खासतौर से अगर बैंकिंग का एग्जाम है या फिर यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम है, तो इस दर को जरूर याद रखिएगा। लेकिन आजकल
सारे एग्जामिनेशंस में जो है कंपटीशन देखिए बहुत टफ होते जा रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। 300 वैकेंसी निकल रही है तो फिर 3 लाख लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं तो ऐसा है कि 300 वैकेंसीज हैं तो 10 लाख 12 लाख फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं। तो कंपटीशन तगड़ा है, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को कवर करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको डिटेल में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई भी डिटेल में पीडीएफ नहीं देता, मैं लिखित पीडीएफ देता हूँ डिटेल में, ताकि आप इसको कॉपी कर सकें आराम से बैठ के घर पे पढ़ने के बाद, और आप एग्ज़ाम में 100% सफलता प्राप्त कर सकें। और यही कारण है कि इस यूट्यूब चैनल से बहुत सारे लोग नौकरी भी पा चुके हैं। 100% करने पर उनको सारे एग्जाम में मिल जाता है, क्योंकि मैं पूरे डिटेल में देता हूँ, वो नोट किए रहते हैं, पूरा नोटबुक में उनको जो है मौजूद रहता है सारी चीज़ें। देखिए जो मौद्रिक नीति समिति है वर्तमान में, ये इस प्रकार है। देखिए इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं ये पदेन अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? श्री शक्तिकांत दास हैं। क्रम से शक्तिकांत दास जो है ये 25वें गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, ये भी याद रखिएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो उप गवर्नर हैं ये मौद्रिक नीति के इंचार्ज हैं, इनका नाम है डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। ये पदेन सदस्य भी हैं इसके। और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी पदेन सदस्य हैं इसके, जिनका नाम है डॉक्टर मृदुल के सगर। मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में जो प्रोफेसर है प्रोफेसर आसिमा गोयल, ठीक है। और अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में जो वित्त के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर जयंत वर्मा। और एक कृषि अर्थशास्त्री और एक नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक वरिष्ठ सलाहकार हैं डॉक्टर शशांक भिंडे, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है इस मौद्रिक नीति समिति में बैठते हैं। बैठने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि भैया रेपो रेट को कितना रखा जाए, रिवर्स रेपो रेट को कितना रखा जाए, कितना एसएलआर रखा जाए, ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहे, लोगों को कर्ज लेने में आसानी हो, आरबीआई से मतलब आरबीआई से बैंकों को कर्ज लेने में आसानी हो। तो ये सारी दरें यही तय करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए अगर आप यूपीएससी या फिर मतलब अपने स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ग्रेड अप की कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है। इसमें मेरे भी आपको कुछ कंटेंट वगैरह मिल जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसमें जो है देखिए आईएएस का क्रैश कोर्स भी है। क्रैश कोर्स मतलब अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए, मतलब अभी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो आप पहले से जो है उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और आईएएस 2022 के लिए जो है टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपीएससी और पीसीएस जैसे कि हो गया यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, ठीक है, इन सभी के लाइव कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादा महंगे भी नहीं ये कोर्सेज हैं। आप जो है देखिए इस पर डिस्काउंट भी पा सकते हैं। एक कोड मेरा है ई गुरु 50, ठीक है। इस कोड को आप डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है पीसीएस का, इसका चार्ज है 4,000 रुपये, तो इसमें डिस्काउंट 2,000 मतलब मिलने के बाद 2,000 रुपये हो जाएगा ये। तो ऐसे ही सारे कोर्सेज में आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। वैसे तो आप अगर जाएंगे यूपीएससी की कोचिंग करने तो देखिए दिल्ली वगैरह में 1 लाख 1.5 लाख रुपये फीस लगती है, और वहाँ भी बहुत कंपटीशन है। वहाँ भी कई सारे कोचिंगों में आपको एंट्री नहीं मिलेगी जब तक वहाँ का एक प्री टेस्ट वो लेते हैं पहले, तब आपको एडमिशन देते हैं। लेकिन यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और देखिए इन सब की लिंक यानी कि ग्रेडअप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाइए और अपने अनुसार कोर्सेज को चूज कीजिए। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो देखिए भारतीय नौसेना का ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है INS संध्याक। देखिए हाल ही में इस जहाज को 26 फरवरी 1981 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। ये पोत जो है ये ऑपरेशन पवन, देखिए ऑपरेशन पवन 1987 में हुआ था, ठीक है। तो ये पोत जो है ये ऑपरेशन पवन, जिसके अंतर्गत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता करना, और ऑपरेशन रेनबो जो कि 2004 में किया गया था, और 2004 की जो सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है, जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में जो है ये सक्रिय रहा। तो INS संध्याक जो है ये सेवा मुक्त हो गया है 40 साल तक सेवा देने के बाद। और आपको बता दूं इस जहाज को कब कमीशन किया गया था? 26 फरवरी 1981 को, ये डेट याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो देखिए भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। यानी कि भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है ये दुनिया में चौथी सबसे बेस्ट हॉकी टीम है रैंकिंग में, इसको याद रखिएगा आप। और दुनिया की सबसे बेस्ट टीम इस समय कौन है परफॉर्मेंस के मामले में? देखिए जो पुरुष श्रेणी है तो इसमें बेल्जियम की टीम पहले स्थान पर है। और देखिए बेल्जियम की टीम जो है ये यूरोपीय चैंपियन तालिका में भी पहले स्थान पर है और दुनिया में भी।
और देखिए बेल्जियम पहले स्थान पर है, इसके बाद फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद फिर आपका तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है, चौथे स्थान पर आपका भारत है, जर्मनी पाँचवें, ग्रेट ब्रिटेन छठवें, अर्जेंटीना सातवें, न्यूजीलैंड आठवें और स्पेन नौवें और कनाडा 10वें स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग में। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग में महिलाओं की श्रेणी में नीदरलैंड पहले, अर्जेंटीना दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और जर्मनी चौथे स्थान पर है। ग्रेट ब्रिटेन इसमें 5वें स्थान पर है। सातवां प्रश्न के निम्न में से कौन 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैपिटल हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बन गई है? तो देखिए जो आपकी विप्रो है, ठीक है, विप्रो 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैपिटल हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बन गई है। देखिए विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है और विप्रो अब जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद इस मुकाम को हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बन गई है। और आपको बता दूं एक चीज़ और, देखिए यहाँ पे प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा आपको कि 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैपिटल को हासिल करने वाली तीसरी आईटी फर्म यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म बन गई है कौन? विप्रो। तो ये आईटी फर्म की बात हो रही है। वैसे तो भारत के कुल 13 सूचीबद्ध फर्म हैं जो 3 ट्रिलियन के इस आंकड़े को पार कर चुके हैं, जिन्होंने 3 ट्रिलियन एम कैप को जो है पार कर लिया है और विप्रो इसमें जो है 14वां भारत का ऐसा फर्म यानी कि कंपनी बन गया है जो कि 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को हासिल किया है। और देखिए विप्रो लिमिटेड जो आपका कंपनी है, इसके अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी। विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। विप्रो के एमडी और सीईओ कौन है? थियरी डेलापोर्ट। आठवां प्रश्न की भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो कि 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? तो देखिए भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इनका नाम है अजीत डोभाल। तो अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जो है 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम सजग है इसको संचालित किया जो कि 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। देखिए जो आपका ये आईएनएस सजग है, ठीक है, इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसमें जो है उन्नत तकनीकी संचार उपकरण, नेविगेशन मशीनरी और सेंसर लगाए गए हैं। नवा प्रश्न के में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया? तो देखिए अभी हाल ही में मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है भारत ने और इसका टारगेट क्या है? देखिए क्लीन एनर्जी हमें किससे मिलेगी? पवन ऊर्जा से मिल सकती है, सोलर एनर्जी मिल सकती है, तो ये विंड एनर्जी हो गई या फिर सोलर एनर्जी हो गई, तो इन दोनों से ऊर्जा बन सकती है। देखिए वर्तमान में पूरी दुनिया बिल्कुल पागल हो चुकी है, धरती को बर्बाद करके ये चांद पे और मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं, इतने मूर्ख हैं। देखिए अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम अच्छी तरीके से यूज करें तो हमें ये कोयले से बिजली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हर घर में बढ़िया सोलर पैनल लग जाए, सरकार इसके लिए फंड प्रोवाइड करे, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो समझ में आता है कि भाई पानी से झरनों पे जो है टरबाइन लगा के बिजली बना रहे हैं, वो समझ में आता है, लेकिन ये कोयले से बिजली बनाना मुझे मूर्खता लगती है। इससे बढ़िया आप जो है सोलर पैनल लगवा दीजिए पूरे भारत में हर घर में, कुछ योजना चला के, जैसे हर घर नल योजना चल रही है, तो इससे आप जो है क्या कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे सकते हैं। और देखिए सरकार का रिवेन्यू कम ना हो, लेकिन इसलिए सरकार जो है बिजली विभाग वगैरह बंद हो जाएंगे, इसलिए सरकार ये सारी चीज़ें नहीं चला रही है। देखिए बात कर रहे हैं मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज की, इसको भारत ने लॉन्च किया है स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से। और देखिए जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था और शुद्ध शून्य उत्सर्जी की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है, इन सबको ध्यान में रखते हुए मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है। 10वां प्रश्न की हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली की 25 साल पुराने रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया है? तो देखिए न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं डेवोन कानवे, ठीक है, यहाँ पे की फोटो दिख रही है मुस्कुराते हुए, तो डेवोन कानवे ने भी क्या किया है, जो लॉर्ड्स का मैदान है, ठीक है, तो वहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट मैच में इन्होंने 136 रन बनाया अपने पहले ही मैच में। यानी कि देखिए पदार्पण का मतलब हो गया ये पहली बार पदार्पण कर रहे हैं, यानी कि क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं। तो इन्होंने पहले ही मैच में लॉर्ड्स के मैदान में 136 रन का
नया टारगेट बना दिया है, रिकॉर्ड बना दिया है और इन्होंने सौरव गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। तो आज की क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए, किस देश में मानव में बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन के ऐसे संक्रमण का पहला मामला देखा गया, बताइए। देखिए, हमारा जो नया वाला यूट्यूब चैनल मैंने बनाया जिस पे आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगे, यानी कि 1 मिनट में पूरा करंट अफेयर आप रिवाइज कर डालिए। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है, काफ़ी डिमांड आ रही है इसकी, तो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है। 1 मिनट में पूरा का पूरा करंट अफेयर आप रिवाइज कर डालिए। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही है। हमारा जो नया वाला यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। तीसरा कि हाल ही में किसने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया, बताइए। चौथा कि किस व्यक्ति को इजराइल का नया राष्ट्रपति चुना गया है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसको जीता है संजीत कुमार ने। दूसरा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, तो देखिए ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। और तीसरा था कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का नया अध्यक्ष किसको बनाया है, तो देखिए व्यक्ति आपके हैं विक्रमजीत सेन। चौथा था कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने, तो देखिए इनका नाम है हसनतुल्ला शाहिरी। और पांचवा था कि कप्पा और डेल्टा क्या है, तो देखिए ये जो है कोविड-19 वेरिएंट के नाम है जो सबसे पहले भारत में खोजे गए थे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और देखिए जो नया वाला यूट्यूब चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।